सुपर हिट्स कहानियाँ। ममता अपने पति सुखदेव व बेटी अन्नू के साथ बीकानेर में रहती थी। पति की नौकरी भी ठीक थी, 2 कमरों का अपना मकान भी था। ममता ने अपनी बेटी अन्नू को भी अच्छी स्कूल में डाल रखा था। सुखदेव भी ममता व अन्नू की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर अचानक मानो ममता की खुशियों को किसी की नजर लग गई। सुखदेव को दोस्तों के साथ खाने पीने की आदत पड़ गई। वो अक्सर पार्टी करने के बहाने दोस्तों में शराब व जुए पर पैसा बहाने लगा। सुखदेव रोजाना आधी रात को जुआ खेल के व नशे में चूर घर लौटता था। एक दिन, जी, आपने लौटने में बहुत देर कर दी। आप रोजाना शराब पियोगे तो आपकी सेहत को नुकसान होगा। मुझे अवदेश मत दे और मेरी डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? मैं रोज पीऊंगा, तुझे यहाँ नहीं रहना, तो चली जा यहाँ से, चल। सुखदेव की ये गंदी आदत रोज बढ़ती जा रही थी। हर समय नशे में रहने की वजह से सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे सुखदेव ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब वो ममता और अन्नू को लेकर एक किराए के घर में रहने लगा। ममता परेशान रहने लगी। एक दिन, ये अन्नू के स्कूल से फीस का नोटिस। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से स्कूल की फीस के पैसे लाऊं? माँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। रुक, मैं सब्जी वाले की दुकान से प्याज लेकर रोटी बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ, तुम्हारे हाथ का प्याज का परांठा तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ममता प्याज लेने बाजार चली जाती है। रास्ते में वह सोचती जा रही है कि ऐसा क्या करूं कि अन्नू की स्कूल की फीस भर सके। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। वो दूसरे शहर में रहती है। सहेली के बार बार पूछने पर ममता अपनी सारी परेशानी बता देती है। बबीता, बस यही सोच रही हूँ, अभी अन्नू की फीस भरनी है, घर का खर्चा सब कैसे करूँ? अरे तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी तू इस वक्त कहाँ है? अन्नू को मेरे हाथ के प्याज के परांठे बहुत पसंद है, प्याज लेने जा रही हूँ। प्याज के परांठों से याद आया, तू कढ़ी चावल कितने टेस्टी बनाती थी। याद है, सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। तू कढ़ी चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी, जिससे तू थोड़ा बहुत परिवार का खर्चा उठा पाएगी। सहेली की बात ममता के दिल घर कर गई। उसे एक उम्मीद दिखाई दी, पर शुरुआत कैसे करे उसे अब ये सोचना था। अगले दिन उसने कढ़ी चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे बैठ गई। पूरा दिन वह धूप में बैठी रही, पर किसी ने उसके कढ़ी चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई। उसके कढ़ी चावल बिल्कुल नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी। मैं क्या करूं भगवान, मैंने कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हुई, मुझे हिम्मत दो भगवान। माँ, जब मैं कभी परीक्षा में अच्छा नहीं करती थी तो तुम ही तो मुझे कहती हो दोबारा मेहनत करो। आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू ठीक कह रही है। मैं एक बार और कल कोशिश करूंगी। ममता अगले दिन दोबारा कढ़ी चावल बनाती है। पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। ममता निराश हो जाती है। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है मुझे ये काम बंद करना पड़ेगा। आपके पास कुछ खाने को मिल जाएगा? यहाँ आसपास की खाने की दुकानें बंद हो गई हैं। आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि कुछ खाने को मिल जाएगा शायद। जी जी जी, कढ़ी चावल की प्लेट है मेरे पास। भूख में तो सब कुछ अमृत है। एक प्लेट कितने की है? जी 40 रुपए। क्या बात है, कढ़ी चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। आपको पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ, क्योंकि पहले मैं कई बार आया हूँ इधर। जी अभी शुरू किया है। ये लीजिए आपके 40 रुपए। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक प्लेट ही बिकी थी ममता की, पर इस एक प्लेट के पैसों ने उसे हिम्मत दे दी। ममता अगले दिन कढ़ी चावल लेकर ही बैठी थी कि पिछली रात वाला ग्राहक वापस आ गया। ने पहचाना मुझे? कल आपके कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट लगे तो मेरे दोस्तों को भी खिलाने लाया हूँ। आप 2 प्लेट बना दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। धीरे धीरे 1 से 2 व्यक्ति देखते देखते अब ममता के पास ग्राहक आने शुरू हो गए थे। ममता कमाए हुए पैसों से अन्नू की स्कूल की फीस भरना चाहती थी, पर एक दिन, यह क्या छुपा रही है? दिखा दिखा जरा, दिखा मुझे। जी ये रुपए मैंने अन्नू की स्कूल की फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत लीजिए ना। देख, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह रुपए दे मुझे, दे इधर, दे। सुखदेव रुपए छीन कर ले जाता है। ममता रोने लगती है। वो सोचती है,
ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब में उड़ा देंगे। मुझे कुछ पैसे अन्नू के भविष्य के लिए जोड़ने होंगे। धीरे धीरे ममता का काम चल जाता है। वो एक ठेला किराए पर ले लेती है। अब वो ठेले पर कढ़ी चावल बनाकर बेचने लगती है। समय बीत गया। ममता की जिंदगी 18 साल आगे चली गई। अन्नू भी पैसों की कमी के कारण 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई। वो भी अब माँ के काम में हाथ बटाती थी। ममता मेहनत करते करते थक गई थी, पर उसकी जिम्मेदारी अभी भी बाकी थी। वो थी अन्नू की शादी। एक दिन ममता की वही सहेली जिसने फोन पर बात की थी, ममता से मिलने आती है। आज तुझे इतने सालों बाद देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मेरी प्यारी सहेली ममता, ये देख तूने अपना क्या हाल बना लिया। गरीबी की थपेड़े तेरे चेहरे पर आए झुर्रियों में बयां हो रहे हैं। अरे तू बैठ बबीता, अन्नू से मिल। ये मेरी बेटी अन्नू है। अन्नू, ये मेरी आगरा वाली सहेली बबीता है। बबीता मौसी, माँ आपको बहुत याद करती है। ममता, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि एक अच्छे घर का रिश्ता आया है। अन्नू भी वहाँ खुश रहेगी। बबीता, अगर मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेती हूँ लड़कों वालों से। ममता को तसल्ली हो जाती है कि अन्नू की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटे की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। ममता की सहेली बबीता रिश्ता पक्का कर देती है। ममता को ये था कि अन्नू की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी उठकर ज्यादा खाना बनाने लगी। सुबह से रात तक ठेले पर खड़े रहना। एक दिन ममता को चक्कर आता है। वो गिर जाती है। अन्नू चिल्लाने लगती है, माँ माँ आंखें खोलो माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। माँ आंखें खोलो। मुझे माफ कर दो, उन्हें मैं नहीं बचा पाया, शरीर से ज्यादा काम लिया है। का कमजोर शरीर इसको झेल नहीं पाया, इसलिए बीपी कम हो गया, इसलिए इनको नहीं बचा पाए। अन्नू की तो मानो जिंदगी ही रुक गई हो। उसकी माँ चली गई। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी सुखदेव आ जाता है। वो भी मरी हुई ममता के आगे रोने लगता है। अन्नू उसे कहती है, पापा, मेरी माँ के शरीर के हाथ मत लगाओ। आज आपकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया। भगवान, ममता ने मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया। तू मेरे बुरे कर्मों के कारण तू चली ही गई। अन्नू माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। सुखदेव भी अब अन्नू की चिंता से परेशान रहता था। वो कोई काम ढूंढने भी क्या जाता, सब उसकी पुरानी बुरी आदतों को जानते थे, इसलिए काम नहीं देते थे। एक दिन बबीता ममता से मिलने के लिए आती है। वो भी उसकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी होती है। सुखदेव को अन्नू के रिश्ते की बात बताती है। देखिए सुखदेव जी, ममता तो नहीं रही, पर अन्नू की शादी की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। लड़के वाले जल्द ही शादी करना चाहते हैं, आप सोचकर जवाब दे देना। बबीता के जाने के बाद सुखदेव सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो एक पाई तक नहीं है जो अन्नू की शादी कर सके। वो ममता को याद करके दुखी हो जाता है। तभी एक आदमी आता है। जी, एक दिन मैं ममता जी के ठेले पे कढ़ी चावल खाने आया था। तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक योजना चलाता हूँ। ममता जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थी। जब भी पैसे जमा करवाने आती थी तो यही कहती थी कि मेरी बेटी अन्नू की शादी में काम आएंगे। आज मैं वही रुपए देने आया हूँ। पिछले दिनों उन्होंने फोन किया था कि मेरी बेटी की शादी के लिए जरूरत है, तो मैं पैसे दे दूं। लीजिए, ब्याज मिलाकर 10 लाख रुपए उनके बैंक में जुड़े हुए हैं। आज उन्हें देने आया था। ममता, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली। जाते जाते भी अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी निभा गई। अन्नू बेटी, देखो, तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा लेकर आए हैं ये अंकल जी। अन्नू भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को सुखदेव अन्नू की शादी में लगा देता है और अन्नू को ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनों के रहते हुए उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि बाद में ना तो हमारे पास समय बचता है, ना ही अपने बचते हैं। बचता है तो सिर्फ पछतावा बचता है। तो समय रहते हुए अपनों की कदर करना सीखें।